अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, धोखा, एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है सिंध हुकूमत के साथ भी और वफाकी हुकूमत के साथ भी और ख़ुद FIA के साथ भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया ये धोखा ख़ुद सुल्तान अली ख्वाजा के साथ भी हुआ है या कि मुबैना तौर पर ख़ुद सुल्तान अली ख्वाजा जो है सिंध हुकूमत को बिलखसूस और वफाकी हुकूमत को बिलउमूम धोखाधड़ी के मुर्तकिब हुए हैं। क्योंकि जो रिक्वेजिशन सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वफाक को भिजवाई गई थी, जिसके नतीजे में ख़ुद सुल्तान अली ख्वाजा का FIA से जो है ट्रांसफ़र जो है सिंध हुकूमत में कर दिया गया था। उस रिक्वेजिशन के बारे में अब ये तस्दीक हो चुकी है कि वो 2 नंबरी था। इस पर हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे मलीर और सेंट्रल जेल में इस वक्त जो बेज़ाब्तगियाँ, लाकानूनियत, जो करप्शन का एक बाज़ार गर्म है, उस पर डिटेल से बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में जो है जो 3400 पुलिस एहलकार जो बरतरफ किए गए थे, जो उनके इस वक्त धरना जो चल रहा है कराची में, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में CPO के सामने भी वो जमा हुए थे आज दिन में, उसके बाद प्रेस क्लब पर भी जमा हुए थे, ख़ुद सिंध असम्बली के बाहर भी थे। इस पर भी हम बात करेंगे। और उसी धरने में शामिल जो है एक बरतरफ एहलकार अजीज़ पंवर से जो है हमारी गुफ्तगू हुई, उसको भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि उनका आइंदा लाया अमल क्या होगा। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की इब्तिदा अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि धोखा किसके साथ हुआ। हमारे काबिल एहतराम जो है वो सुल्तान अली ख्वाजा, जो कि अच्छे खासे जो है FIA में एडिशनल DG साउदर्न जोन तैनात थे, लेकिन उन पता नहीं क्या सूझी, बेचैन थे, बेताब थे, बेकरार थे, मचल रहे थे सिंध पुलिस में वापसी के लिए, या उन्हें किसने सब्ज़ बाग दिखाए थे कि सिंध पुलिस में आ जाओ, आपको जो है एडिशनल IG कराची जैसी अहम तरीन पोस्ट दे दी जाएगी। वो अपने ट्रांसफ़र से कम 2 माह कबल से जो है उनके लगातार चक्कर जो है सिंध में, सिंध के IG के दफ्तर और उनके बंगले में लग रहे थे। यानी कि बहुत ज़्यादा उनको यकीन दहानी करा दी गई थी कि अगर आपका ट्रांसफ़र जो है सिंध हुकूमत में हो जाता है तो फिर आपको यानी एडिशनल IG कराची की अहम तरीन पुरकशिश पोस्ट जो है ना, वो केक की तरह से जो है प्लेट में रख कर पेश कर दी जाएगी। इतना यकीन दहानी उन्हें करवा दी। उसके बाद जो है एक रिक्वेजिशन जो है सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वफाक को भिजवा दिया जाता है, और उसी रिक्वेजिशन के नतीजे में जो है बरक रफ्तारी से जो है ख़ुद सुल्तान अली ख्वाजा का जो है FIA से जो है वो सिंध हुकूमत में ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। उस नोटिफिकेशन के इजरा के बाद ख़ुद सिंध हुकूमत और ख़ास तौर से जो है सिंध के जो वज़ीर आला है मुराद अली शाह और उनके PSO फर्रुख बशीर हैरान भी होते हैं, परेशान भी होते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। यानी वो पुलिस अफसर जिन्हें जो ख़ुद सिंध हुकूमत की शिकायत पर जो है वो यहाँ से निकाले गए थे जब वो DIG हैदराबाद थे, तो उनकी वापसी सिंध हुकूमत से कोई मुशावरत किए बग़ैर कैसे मुमकिन हो सकती है। शुरू में ये समझा गया कि मुमकिन है कि वो रोटेशन पॉलिसी के नतीजे में जो है FIA से या वफाक से निकाले गए और FIA रोटेशन पॉलिसी के नतीजे में उनकी खिदमत जो है सिंध हुकूमत के हवाले कर दी गई। लेकिन बाद में जब ख़ुद इस सारे मामले की तहकीकात हुई, छानबीन हुई और ख़ुद सिंध के वज़ीर आला पर प्रेशर पड़ा कि इन्हें जो है वो एडिशनल IG कराची लगाया जाए, ख़ुद IG सिंध जो है वो बहुत ज़्यादा पेश थे उन्हें जो है एडिशनल IG कराची लगवाने के लिए। तो उस पर जो है फिर एक इत्तला ये मिली है हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही के मुताबिक कि ख़ुद CM ने और उनके PSO फर्रुख बशीर ने इस सारे मामले की तहकीकात करी कि ये हुआ क्या, ये ट्रांसफ़र कैसे हुआ। पता चला कि जी ये तो ख़ुद सिंध हुकूमत की जानिब से ही एक रिक्वेजिशन जो है भिजवाई गई थी। ये फिर उस सेक्शन अफसर को बुलाया गया जिसके दस्तखत से जो है वो ये रिक्वेजिशन इस वफाक को भिजवाई गई थी। पता चला कि ये ख़ुद अपने तौर पर जो है किसी सिंध पुलिस के बड़े अफसर ने जो है मैनेज करके जो है ये सारी कार्रवाई की। और ग्रेड 21 के अफसर की अगर खिदमत जो है सिंध हुकूमत या कोई भी प्रोविंस मांगता है वफाक से, तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर
उनकी जानिब से या उनके ऑफिस से ही ये लेटर निकलता है, बाला बाला ये लेटर नहीं निकल सकता, जिसकी वजह से जो है वो खुद सिंध के चीफ मिनिस्टर को तहफ़्फ़ुज़ात थे उनकी सिंध में वापसी पर। जब इस बात की तस्दीक हो गई कि भाई ये जो रिक्वेजिशन यहाँ से जारी हुआ था उसकी अप्रूवल जो है वो न चीफ मिनिस्टर से नहीं ली गई, बल्कि उनको अंधेरे में रखकर जो है बाईपास करते हुए जो है खुद उस ऑफिस ने, सेक्शन अफसर ने अपने इख्तियारात का मिसयूज़ करते हुए, नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए जो ना ये रिक्वेजिशन भिजवा दी। और उस रिक्वेजिशन की खुद वफाक के स्टेट ने भी उसकी कोई तहकीकात नहीं की, कोई तस्दीक नहीं, और उस पर जो है ऑर्डर फौरी तौर पर नोटिफिकेशन उसका जारी कर दिया गया। अब जब ये सारी तस्दीक हो गई तो उसके बाद सिंध हुकूमत ने जो है एक लंबा चौड़ा लेटर लिखकर उनकी खिदमात वापस जो है वफाक के हवाले कर दी कि हमें ये तोहफ़ा नहीं चाहिए, ये तोहफ़ा आप अपने पास ही रखें। अब मैं क्या कहूँ कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, यानी वही सूरत हाल बन गई है। यानी कि ये फूल अपना दादे लताफत पा ना सका, खिला मगर खिल के मुस्कुरा ना सका। जिस उजलत में, जिस बरकरफ्तारी से जो है सुल्तान अली ख्वाजा का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसी बरकरफ्तारी से उन्हें वापस जो है वो धकेल दिया गया। अब ने क्या दूसरी कहावत है कि दो भी डैश 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 न घर का न काट का, ये मैं नहीं कह सकता, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन उनके साथ ये हुआ क्या, किसने किया, ये तो खुद उनको भी तहकीकात करने की ज़रूरत है कि इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड किसी सिपाही के साथ नहीं, किसी हेड के पास नहीं, किसी एएसआई, किसी रैंकर के साथ नहीं, ग्रेड 21 के इतने बड़े अफसर के साथ इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा धोखा, अगर वो इसमें खुद बिलवास्ता या बराह रास्त तौर पर मुलव्विस नहीं है तो ये उनके साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड और धोखा हुआ है। ये भी मालूम हुआ है कि वो सेक्शन अफसर को जो है उनकी सरजनिश कर दी गई है। इतला तो यही है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, उनका नाम सामने नहीं आया, लेकिन उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन जो है वो एक्शन लेने की इतला मिली है। ये नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना बड़ा ब्लेंडर हो गया कि एक रिक्वेजिशन जाती है, उस पर आंख बंद करके जो है वो स्टेप वाले भी उसको बोझ समझ रहे थे या एफआईए वाले भी उन्हें बोझ समझ रहे थे, उन्हें एकदम बगैर किसी रुकावट के उन्होंने निकाल दिया और वो ऑर्डर नोटिफिकेशन जारी होते ही जो है वो सिंध पुलिस में पहुंच गए। उसके बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। खुद सीएम हाउस भी गए, आईजी ऑफिस के भी चक्कर लगा रहे थे, और आईजी ऑफिस के बाद जो है वो खुद हसास इदारों के दफातर के भी चक्कर लगाते रहे। यानी कि इतना यकीन उन्हें हो चुका था कि अब उन्हें जो है एडिशनल आईजी कराची बनने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। लेकिन बिल आखिर वही हुआ कि उनकी वो जो कारनामा था इलेक्शन के ज़माने में, जब वो डीआईजी हैदराबाद थे, जब एक हेड मास्टर जो है इलेक्शन कमिश्नर ने पकड़ कर उनके हवाले किया था कि भाई इन्होंने जो है धांधली के मुर्तकिब हुए हैं, खुद सैयद मुराद अली शाह के हल्के में, उनके इलेक्शन में इन्होंने जो है वो जालसाजी की, इसकी आप तहकीकात करें। वो जब तहकीकात उनके पास आती है तो उसके बाद खुद मुराद अली शाह अपने दो अहम तरीन कासिदों को उनके पास भिजवाते हैं कि इन पर ज़रा सा हल्का हाथ रखें और इंसाफ करें उनके साथ। लेकिन उस पर जो है वो उस वक्त जब वो डीआईजी हैदराबाद होते हैं सुल्तान अली ख्वाजा, उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं होता कि पीपल्स पार्टी दोबारा भी कामयाब हो सकती है। वो जीडीए की तरफ उनकी नज़र थी कि वो कामयाब होगी तो उनके उसूल परस्ती और ईमानदारी जो है वो पूरी तरीके से जाग चुकी थी, और उन्होंने खुद मुराद अली शाह के भिजवाए जाने वाले दोनों कासिदों को जो है बहुत बुरी तरीके से डांट डपट कर निकाल दिया। जब वो गए उन्होंने सीएम को, मुराद अली शाह को सारी सूरत बताई तो मुराद अली शाह भी चराग हो गए, और उसके बाद जब वो खुद सीएम बन गए तो उनके सीएम बनते ही जो है फिर इन्हें जो है वो निकाल दिया गया था सिंध पुलिस से और बाहर ही रहे। अब उन्हीं वज़ीर आला के होते हुए उनका दोबारा सिंध में आना, ये तो खुद ही एक हैरानगी वाली बात, एक मौज़ा था कि मुराद अली शाह जब किसी से एक बार नाराज़ हो जाते हैं या उनसे उनके लिए मुखालफत पैदा हो जाती है तो फिर उनके दोस्त और उनके नाक़दीन कहते हैं कि सूरज जो है मगरिब से जो है वो तुलू हो सकता है, लेकिन सैयद मुराद अली शाह अगर एक बार किसी के मुखालिफ हो जाए तो वो दोबारा उनके दोस्त नहीं बन सकते। तो फिर ये अहमकाना हरकत या ये गलती जो है समझ में नहीं आ रहा है कि खुद सुल्तान अली ख्वाजा से कैसे हो गई,
किसने उन्हें राग़िब किया कि आप ऐसा करें, आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, बल्कि आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, आपको एडिशनल आएगी। कराची जैसी अहम पोस्ट जो है ना, वो केक की तरह जो है वो प्लेट में रखकर पेश कर दी जाएगी। धोखा हुआ है उनके साथ। अगर वो खुद धोखे के मुर्तकिब नहीं हुए तो उन्हें कराची, उन्हें सिंध पुलिस में लाने वाले जो उनके अपने दोस्तनुमा दुश्मन हैं, उन्होंने उनके साथ बहुत एक तारीख साज धोखा किया है कि वो अब बताओ ना कि अब क्या होगा। ये भी इत्तला मिली कि सिंध हुकूमत जो है बाकायदा जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने के लिए कानूनी माहिरीन से राय भी ले रही है। ये भी एक इत्तला मिली है। मालूम नहीं कि राय लेने में वो कामयाब हुई है और ये कोई जुर्म बनता भी है कि नहीं बनता है, इसलिए कि रिक्वेजिशन जो है वो तो बाकायदा सेक्शन अफसर ने ही जारी किया है, उसको आप जारी नहीं कह सकते। हाँ, इतना जुर्म या इतनी गलती है कि वो अप्रूवल के बगैर हुआ है, यानी कि उसकी कानूनी हैसियत उस हवाले से 0/0 है, लेकिन उसको आप जाली फिर भी नहीं कह सकते। तो इतना सब कुछ हुआ हमारे काबिल एहतराम सुल्तान अली ख्वाजा के साथ कि न वो यहाँ के रहे न वहाँ के रहे। अब कहाँ उनकी पोस्टिंग होगी, क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं। इसके बाद प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं कि हक सदा का सफर इसलिए जारी सारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। लांडी जेल में क्या हो रहा है? लांडी जेल में बहुत ही इस वक्त करप्शन का एक बाजार गर्म है, यानी कि वो जो कैंटीन चल रहा है वहाँ पर खुद जेल के अंदर एक अंडे की कीमत जो है वो 60 रुपये है। 60 रुपये में एक अंडा वहाँ पर फ़रोख्त किया जाता है। ये इत्तला मिली हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राय को बास कैदियों से होने वाली गुफ्तगू के नतीजे में कि वहाँ जो ये नानबाई रोटियाँ बनाते हैं ना, वो जानबूझ के जो है रोटियाँ जो है कच्ची बनाते हैं, यानी कि उसको मुकम्मल तौर पर लाल सुर्ख नहीं करते, कच्ची रोटियाँ बनाते हैं। और कच्ची रोटी जो है कोई भी कैदी खाने को तैयार नहीं हो तो फेंक देते हैं रोटी को। रोटी बनती है, फेंक देते हैं। अब कच्ची रोटियां जब नहीं खाई जाती और जब वो भूसा जमा हो जाता है, तो ये इत्तला मिली है कि सिर्फ लांडी जेल से जो है वो हर महीने जो है 7 लाख रुपए का जो है ये भूसा जो है भैंसों के बाड़े पर फरोख्त किया जाता है। इस तरीके से सेंट्रल जेल से जो है 13 लाख का जो है भूसा जो है वो भैंसों के बाड़े में फरोख्त होने की इत्तला है। यानी इतना रिकॉर्ड किस्म की जालसाजी इस दोनों जेलों में इस वक्त चल रही है। और ये दोनों जेल जो हैं वो इस तरीके आजकल पर इत्तला यही है कि हसन सैतो के कंट्रोल में। हसन सैतो जो है ये सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट हैं और राशिद शाह जो है ये यहाँ के क्या नाम है मलीर जेल के जो है ये सुपरिटेंडेंट बताए जाते हैं, लेकिन वो उनके चेन ऑफ कमान में हैं या उनके अंडर में हैं। उनके एक स्टेचू के तौर पर जो है, डमी के तौर पर यहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं मलीर जेल के अंदर। मलीर जेल में जो है कहते हैं रियाज नामी एक ठेकेदार है जो कि लंगर का इंचार्ज है। लंगर जहाँ खाना वाना तैयार होता है, मुबैयन तौर पर कहते हैं 40 लाख रुपए जो है ये सिर्फ सुपरिटेंडेंट लांडी जेल को जो है, मलीर जेल को ये अदा करता है हर महीने। अब पता नहीं क्या ये गबन करते हैं कि उसकी एवज़ जो है इन्हें 40 लाख रुपए जो है हर महीने जो है वो अदा करना पड़ रहा है। एक कांस्टेबल अजीज़ है जो माड़ी में मुलाकात कराने पर मामूर है, वो जो है तकरीबन हफ्ता देता है 7 लाख रुपए और मुलाकात के एवज़ उसको जो भी पैसे मिलते हैं वो उसकी अपने पॉकेट में आते। एक ठेका उसने किया है माड़ी की मुलाकात का और माड़ी की मुलाकात 5,000 से लेकर 3 से 5,000 रुपये उसका रेट मुकर्रर है। इसी तरीके से जो है एक कैदी है सलीम मल्लाह जो कि पहले सेंट्रल जेल में था, किसी केस में 25 साल को उसको सज़ा हो चुकी थी और वो उस जेल में रहते हुए भी जो है ये जो है इसकी ड्यूटी जो थी ये जेल के अंदर जो कराटीन है वो चलाया करता था। कराटीन कहते हैं कि जहाँ कच्चे कैदी को रखते हैं, उनसे कैसा माल बटोरना क्या है, उसकी जो ठेकेदारी है उसकी इंचार्जी जो है ये सलीम मल्लाह के साथ थी। सलीम मल्लाह की सज़ा ख़त्म हो चुकी है, अब वो कैदी नहीं है, लेकिन अब अपने इस काम में उसको इतनी महारत है कि उनकी खिदमत हासिल कर ली गई है, बाकायदा उनको लाखों रुपये इससे फ़ायदा हो रहा। अब इस वक्त जो है वो मलीर जेल में जो है यही अपने कराटीन के इंचार्ज केसेस से अपने फ़राइज़ सर अंजाम ये दे रहे हैं। इसी तरह साथ उनके साथ एक शाजी है जो कि अपनी ही भांजी के साथ रेप केस में है, वो भी साथ में मिलकर यही कारोबार इस वक्त लांडी जेल में वो चला रहे हैं। अब इसी तरीके से एक तारिक गुजर नाम का एक कांस्टेबल है जो कि 12 लाख रुपया मंथली देता है सुपरिटेंडेंट को।
12 लाख रुपया। अब ये करते क्या है कि ये जो मुलाकात के लिए लोग आते हैं, मुलाकात के लिए कैदियों से उनके रिश्तेदार, तो ये 20% जो है कैश पर वसूल करता है। यानी कि कोई कैदी को अगर उसके मिलने वाले अगर कोई कैश देते हैं 10,000, 20,000, 5,000, 7,000, 8,000 खर्चे के लिए, तो उसमें से 20% जो है ये उसी वक्त वसूल कर लेता है। ये इसका गुंडा टैक्स है। मुलाकात के पैसे ये अलग लेता है। अगर कोई हीरोइन चर्च लाता है तो उसके अलग पैसों से लिए जाते हैं। ये काम जो है इस वक्त तारिक गुजर के ज़िम्मे है। इसी तरीके से अमान जतोई भी है, शाजी है, अमान जतोई है, और ये सारे के सारे इस वक्त राशिद चिंगारी है, एक दूसरा रमज़ान जतोई है, अब्बास अबड़ो है। ये तमाम के तमाम जो है इस वक्त पैदागीर हैं, वहाँ पर कारोबार इनका ये चल रहा है। अच्छा, हसन सेतो जो है ये सेंट्रल जेल के हैं, वहाँ भी कुछ यही सब कुछ कारोबार चल रहा है। उनके साथ जो है वो एक इनका और जो एक है जेलर है एहसान महर, हालांकि सिपाही है लेकिन उसको भी जेलर का दर्जा दे दिया गया है। बड़ा जालिम है, बहुत जुल्म करता है, और उसके जुल्म के बड़े किस्से जो है सेंट्रल जेल में जो है इतने हैं कि कैदियों के जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जेल की दरो दीवार जो है वो उनके चीख व पुकार से जो है लरज उठती है। इतना ज़्यादा जुल्म जो है वो वहाँ पर उन्होंने वहाँ बर्पा किए हुए हैं इस वक्त सेंट्रल जेल में। हसन सेतो के बारे में ये इतला मिली, उनके नाकिदीन मुखालिफिन खुद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने बरादर नस्बती को 1,000 भैंसें जो है तोहफे में दे रखी है। 1,000 भैंसें बहुत बड़ी मिकदार है, ये करोड़ों से बात आगे निकल जाती है। और ये भी मालूम हुआ है कि उन्होंने मुबैयन तौर पर जो है दवासाज कंपनी भी जो है उसके मालिक बनने में वो कामयाब हो चुके हैं। इसी तरीके से एक और जो जेलर यहाँ से रिटायर्ड होके गए थे, औरंगजेब कांगो है मेरा ख्याल नाम इनका, ये रावलपिंडी में मुबैन तौर पर 5 करोड़ का बंगला भी लेने में कामयाब हो चुके। इतना ज़्यादा दौलत की फरावानी है, मजलूम लोगों पर, कैदियों पर जुल्म करके। वो कैदी जो कि अदालतों की अमानत होती हैं, किस तरीके से उन अमानतों में ख़यानत करके ये जेल पुलिस का जो अमला है उनसे लाखों करोड़ों अरबों रुपए बटोर रहा है, अपनी तिजोरियाँ भर रहा है उन पर जो है वो ज़िंदगी तंग करके। नाज़रीन, इससे कबल के प्रोग्राम के अगले खबर की जानकारी जानने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की चाहते हैं कि हक इसी जारी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी। कल अपने प्रोग्राम में जिक्र करूँगा खैरपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में क्या घपले हो रहे हैं। उसका सुपर जो ट्रेनिंग सेंटर का जो प्रिंसिपल है, आखिर वो इतना ज़्यादा जो है ये सब कुछ कर रहा है, जबर कर रहा है, उन्हें किसकी सरपरस्ती हासिल है, किसका खुद को रिश्तेदार ज़ाहिर करता है, इस पर हम कल अपने प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। अब चलते हैं कराची में जो इस वक्त एक हंगामा आराई की सूरत हाल पैदा कर रखी है इन 3400 बरतरफ पुलिस एहलकारों ने, कि वो अपने हक के लिए जो है इस वक्त पहले आईजी ऑफिस के सामने जमा हो गए थे, लेकिन तादाद कम थी, वहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा थी, तो उसके बाद जो है वो वहाँ से शिफ्ट हो गए, चले गए प्रेस क्लब के बाहर। उन्होंने वहाँ भी वो मुजाहरा किया, फिर सिन असम्बली पर आए। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो उनके मुजाहरों का सिलसिला इस वक्त जारी है, और वो अपने हक के लिए जो है वो इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं। उनके बैनर भी लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि अफ़गानी भर्ती हो सकते हैं, बंगाली भर्ती हो सकते हैं, गैर मुल्की भर्ती हो सकते हैं। तो फिर ये सिंध के धरती के नौजवानों का क्या कसूर है? सिंध के होते हुए, सिंधी होते हुए, सिंध पुलिस जो है उनके लिए नो गो एरिया क्यों बना दी? उनके साथ सोतेले माँ वाला सलूक क्यों हो रहा है? उनके साथ इंसाफ क्यों नहीं किया जा रहा है कि उनके शहीद होने वालों को जो है वो शहादत भी नहीं दी जा रही है, शहादत भी कबूल उनकी नहीं की जाती है, और उन्हें जो है वो यानी कंपनसेशन भी नहीं दिया जा रहा है। इससे बड़ा जुल्म, ज़्यादती तो फिरौनियत कब इससे पहले कभी नहीं हुई, जो कि इस वक्त खुद सिंध पुलिस के अंदर जो है, सिंध हुकूमत जो वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह, उनके होते हुए जो है खुद सिंधी अफसरान अपने सिंधी जो 34 पुलिस बरतरफ एहलकार उन पर किस तरह के जुल्म ढा रहे हैं। शहजाद आराई पहुँच चुके हैं, मोहम्मद खान और दूसरे जो उनके लीडर हैं वो पहुँच चुके हैं, और उनके जो है तकारीर का सिलसिला जारी है। हम बाकी डिटेल जो है हम कल अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र करेंगे, लेकिन जिस एक इनके जो रहनुमा हैं अजीज़ पंवर से जो हमारी बातचीत हुई वो हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल कर देखिए कि अजीज़ पंवर क्या कह रहे हैं, उनका आइंदा लाया अमल क्या है, आइंदा वो क्या करने जा रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह से वक्त आए हैं। ये धरना जो आप लोगों ने शुरू किया है इस वक्त कराची में, क्या है इसका, ये बताएं हमारे व्यूवर को, ये क्या कब तक चलता रहेगा और ये आखिर आपके मकासद क्या हैं, ये बताएं जी। सर हमारे अपने हक के लिए आए सर। हम 2014 को अपॉइंटमेंट हुए थे एसआरपी हैदराबाद से सर।
हमने ट्रेनिंग की मुकम्मल और एलिट की। एजी सिंध से हमारा अकाउंट है, हमने तनख्वाहें उठाई और उसके बाद हमने मुकम्मल कोर्स किए, हसास ड्यूटियां की हैं। अमेरिकन कॉन्सुलेट खाना हो या फिर 10 मुहर्रम की ड्यूटियां हो या सिंध के कच्चे के डाकुओं के ऑपरेशन हो, जहां पे भी हमें जरूरत पड़ा एसआरपी को वहां इस्तेमाल किया गया है। तो हमारे शहीद हैं, हमारे शहीदों के नाम हैं, शहीद आशिक हुसैन सियाल है सर, शहीद मोहम्मद असलम जलबानी है, शहीद सईद अमन कलोड़ो है, शहीद गुलशेर नारेजो है। ये सब शहीद है हमारे एसआरपी के सर। ये वहां शहीद हुए थे जब बिलावल हाउस की सिक्योरिटी में जो बम ब्लास्ट हुआ था और रजाकाबाद बस पे धमाका हुआ था, उसमें हमारे एसआरपी के जवान शहीद हुए थे। उनको भी डिसमिस किया गया, उनके घरों पे भी डिसमिस के लेटर घर पे पहुंचा दिए गए। अच्छा, उनको जो ये जो शहीद आपके हुए थे, कितने शहीद हुए थे आप लोगों के सिपाही जो थे? और इसमें 12 शहीद हुए थे हमारे। और जख्मी कितने हुए थे इसमें? सर इसमें टोटल 55 कमांडोज बस में सवार थे। तकरीबन जो इंजर्ड हुए थे उसमें से तकरीबन 18-19 हुए थे, जिसमें 12 शहीद हुए थे। बकाया जख्मी हो गए थे, उनमें से कम 5-6 आज तक माजूर है, किसी की टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है और आज तक उनको गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिया। यानी उन शहीदों को जो है वो कंपनसेशन की जो रकम होती है 1 करोड़ रुपए, जो सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस उनको देने की पाबंद होती है शहादत की वजह से, वो उनको, ये आप कह रहे हो कि उनके शहीद होने के बावजूद, सरकारी ड्यूटी देने के बावजूद उनको जो है वो शहादत कंपनसेशन जो है नहीं मिल सका, बल्कि जब वो शहीद हुए तो उनके हाथों में जो है वो डिसमिसल का परवाना या डिसमिसल नोटिस उनको जारी कर दे कि हम तुम्हें महकमे से डिसमिस कर देंगे। ये कहना चाह रहे हैं आप? सर हमारे शहीदों को मराद तो नहीं दिए गए, मगर उनके घर हाँ। पे डिसमिस ऑर्डर भेज दिए गए। उनके लवाकिन आज तक आईजी ऑफिस के होम डिपार्टमेंट के चक्कर काटते रहे, मगर आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला, शहीदों की वैकेंसियां नहीं मिली गई। शहीदों से इतना बड़ा नाइंसाफी हुई, उनकी शहीदों से कुछ भी इंसाफ नहीं हुआ आज तक। शहीद तो दूर, आज हम हमारे नौजवान कमांडोज तमाम हथियारों के ट्रेनिंग याफ्ता लड़के दरबदर हैं, अपने बच्चों के रोटी रोजी के लिए हलाक हो गए। तो ये बताएं कि ये आप लोगों के साथ किया किसने? मतलब कि ये आप सिंध के धरती के हो, सिंध से आप अपॉइंट हुए हो, यानी सिंध में ही आपने मतलब कि सर्विसेज की और सिंध ही के जो अफसरान हैं, किसने आप लोगों को डिसमिस किया? बताया ना, डिसमिस किसने किया और डिसमिस करने की वजह क्या है, बताएं हमारे व्यूअर को। सर इसमें दो ब्यूरोक्रेट्स की जंग थी आपस में, आईजी गुलाम हैदर साहब की और उस वक्त का जो नया आईजी आया था एडी ख्वाजा साहब, और एक अच्छा। आफ्ताब पठान था या एडिशनल आईजी लगा हुआ था। उसके पास हमारा एक जवान गया, सर मेरी तनख्वाह नहीं हो रही है। बोला आप कहाँ से भर्ती हुए? बोला मैं एसआरपी हैदराबाद से भर्ती हुआ हूँ। तो बोला फिर आपकी तनख्वाह क्यों नहीं हुई है? फिर उसने एक टसन के लिए, उस टाइम गुलाम हैदर आईजी मौजूद था और उसने बोला, उसने एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस मंगाई, बोला एसआरपी के अंदर बड़ा गबन हुआ है, ये हुआ है, उल्टे पुल्टे इल्जाम लगाए मौजूदा आईजी जो गुलाम हैदर था उस पे। और फिर हमारा जो साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट था, उसने फौरन सोमोटो एक्शन ले लिया। सोमोटो एक्शन लिया। एडी ख्वाजा ने अपनी सीट बचाने के लिए, गुलाम हैदर को जलील करने, ख्वार करने के लिए, उसको फौरन उसने कमेटी बनाई और उसी कमेटी का सरबराह आफ्ताब पठान को बना दिया। उसका पठान को बनाया और उसने फौरन इतनी देर में, इतने वक्त में आईजी गुलाम हैदर भी हट गया और एडी ख्वाजा फौरन आ गया। उसने एसआरपी का एसएसपी भी हटा दिया, हमीद खोसो को लगा दिया और हमें कोई शौकास नहीं दिया कि भाई आपको शौकास दिया जा रहा है, आप कैसे भर्ती हुए, कुछ भी नहीं है। हमें एक आदमी शौकास नोटिस भी उधर दिया और डिसमिस ऑर्डर भी उसी वक्त दिया। 1 मिनट के अंदर दोनों हाथ में पकड़वा के अपने बेस से बाहर निकाल दिया कि आप जाओ, आप हमारे काम के नहीं हो। आप लोग जो धरना इस वक्त दे रहे हैं आईजी ऑफिस के सामने, तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, ये आपका कब तक चलेगा? और अगर आप लोगों के धरना देने के बावजूद भी आपके मसाइल हल नहीं होते, यानी कि आप जो 3400 पुलिस वाले जो डिसमिस हुए हैं, ये आपको पकोल आपके 5 साल हो गए, तो ये अगर आपको बहाल नहीं करते फिर आप क्या करोगे? सर हम अपने एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर हक के एक धरना, कानूनी तौर पे हमें एक धरना लगाया है अपने अफसरों के सामने कि हमारा जायज हक है, हमें दिया जाए। अगर जब तक हम कोशिश करेंगे, जितना टाइम हो सके हम बैठेंगे, नहीं हुआ अगला हम जो रायमल बनाएंगे दोस्तों के साथ मिलकर, फिर हम कश्मीर से कराची तक लॉन्ग मार्च करने का भी इरादा रखते हैं।
यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर ये आपका धरने से और ये एहतजाज से आपका मसला अगर हल नहीं होता है तो उसके बाद फिर आप कश्मीर से कराची तक जो है लॉन्ग मार्च करने का भी आप लोग इरादा रखते हैं। तो क्या किसी सियासी पार्टी से आपकी बात हुई कि ये सिंध की हुकूमत या सिंध पीपल्स पार्टी आपका ये मसला हल नहीं कर, तो किसी दूसरी सियासी पार्टी से आपकी बातचीत हुई कि नहीं? सर हमारी सिंध की जमातें, हमारी सिंध की जो नुमाइंदगी करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमने सोशल मीडिया पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को और उस वक्त का जो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब था उसको, सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब को, मौजूदा है उस टाइम कायम अली शाह भी था, हम सोशल मीडिया पे हम शोर करते रहे सर हमारे से नाइंसाफी है, नाइंसाफी, हमें इंसाफ किया जाए, मगर हमारे साथ आज तक नाइंसाफ नहीं हुआ। क्या वजह है इसका मालूम हमें नहीं सकता है। पीपल्स पार्टी किसी से डर रही है, ब्यूरोक्रेट से, या कोई और वजह है, इसकी हमें मालूमात नहीं हो सकती, मगर हमें पीपल्स पार्टी से अभी भी बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि हम उनके वोटर हैं और वो हमारी सिंध की नुमाइंदी जमात है, अक्सरियत से सिंध से कामयाब होती है। अभी भी हम ये समझो, हमने जो आईजी ऑफिस के सामने धरना लगाया है, ये आईजी ऑफिस के सामने नहीं लगाया है, समझो ये सीएम हाउस के आगे लगाया है। जी जी जी, ठीक है पवार साहब, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। कि हमारी दुआ है कि आपका जो ये जलसा है, आपका जो ये धरना है, आपका धरना जो है वो थैंक यू सर। आपके दूसरे साथी